डियर स्टूडेंट्स, एमकॉम फाइनल का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्यक्तिगत विक्रय तथा विक्रय में जीवन वृत्ति, पर्सनल सेलिंग एंड कैरियर इन सेलिंग। विक्रय के बिना व्यावसायिक जगत में ही नहीं अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुछ भी घटित नहीं हो सकता। विकास के संपूर्ण चक्र विक्रय प्रक्रिया के गतिमान होने से ही आगे बढ़ता है। विक्रय प्रक्रिया को गतिमान बनाए रखने में व्यक्तिगत विक्रय को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका माना गया है। तो इस चैप्टर में हम व्यक्तिगत विक्रय के कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग। कभी कभी कुछ विद्वान व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय कला में अंतर करते हैं। पाठकों में एक तरह का भ्रम हो जाता है और इसी भ्रम को दूर करने के लिए हम सबसे पहले व्यक्तिगत विक्रय का अर्थ समझ लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो व्यक्तिगत विक्रय वह प्रणाली है जिसमें क्रेता एवं विक्रेता का प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत संपर्क होता है। इसके विक्रयकर्ता ग्राहक या संभावित ग्राहकों को अपने विचारों, भावनाओं, धारणाओं से प्रभावित कर अपने उत्पाद क्रय करने हेतु प्रेरित करता है। व्यक्तिगत विक्रय की कुछ डेफिनेशंस भी हम देख लेते हैं, जिसमें बुस्किर्क ने डेफिनेशन दी है कि व्यक्तिगत विक्रय संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर माल को बेचा जाता है। इसी तरह से कंडिफ एंड स्टिल ने एक डेफिनेशन दी है, व्यक्तिगत विक्रय मूलतः एक संचार की विधि है। इसमें केवल व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं अपितु सामाजिक व्यवहार भी सम्मिलित है तथा जिसमें विक्रयकर्ता तथा भावी ग्राहक दोनों ही आमने सामने एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो व्यक्तिगत विक्रय विपणन विचार की वह प्रक्रिया है जिसमें संभावित क्रेता और विक्रेता दोनों ही प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं तथा विक्रयकर्ता संभावित क्रेता को अपने उत्पाद क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ सेल्समैनशिप यानी विक्रय कला की परिभाषा एवं अर्थ। विक्रय कला शब्द जो है विक्रय और कला दोनों से मिलकर बनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि विक्रय एक ऐसी कला है जिसके द्वारा विक्रयकर्ता अपने चातुर्य से अपने वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व का ग्राहकों को प्रतिफल के बदले हस्तांतरित करता है। किंतु यह परिभाषा आधुनिक युग की परिभाषाओं की विशेषताओं को स्पष्ट करने में पूरी तरह से असमर्थ है। इसलिए हम कुछ विद्वानों की डेफिनेशंस और देख लेते हैं, जिसमें हैम्पटन एंड जमीन ने कहा है कि विक्रय कला वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विक्रयकर्ता ग्राहक को अधिकतम संतुष्टि के लिए किन्हीं वस्तुओं या सेवाओं को आवश्यकताओं को निर्धारित करता है तथा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन्हीं विशिष्ट वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह से नॉक्स ने भी एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, विक्रय कला मानवीय आवश्यकताओं को मानवीय इच्छा में परिवर्तन करने की योग्यता है। नाइन स्ट्रॉन्ड ने भी इसके एक डेफिनेशन दी है, विक्रय कला माल को प्रस्तुत करने की कला तथा चातुर्य है जो माल के प्रति तटस्थ एवं विपक्षी विचारों की मांग अथवा इच्छाओं को परिणित करती है। तो इस तरह से हमने ये जो डेफिनेशन दी, तो इसमें डेफिनेशन से जो निष्कर्ष निकलता है या इसका कंक्लूज़न निकलता है वो यह है कि विक्रय कला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने वाली आवश्यकता को ज्ञात किया जाता है तथा उसकी आवश्यकता की वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। वस्तुतः वह व्यक्तिगत चातुर्य है जिसके द्वारा विक्रयकर्ता अपने भावी ग्राहकों को आवश्यकताओं को ज्ञात करके उनकी पूर्ति के लिए वस्तुएं विक्रय करने का प्रयास करता है ताकि ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्टि प्राप्त हो सके और स्वयं लाभकारी विक्रय के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। व्यक्तिगत विक्रय तथा विक्रय कला, इसमें कुछ अंतर होता है, हालांकि ज़्यादातर लोग या विद्वान इसे एक ही मानते हैं।
व्यक्तिगत विक्रय तथा विक्रय कला दोनों की ही परिभाषा का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों का उद्देश्य तो एक ही है, परंतु इतना अवश्य है कि व्यक्तिगत विक्रय का क्षेत्र थोड़ा व्यापक है। व्यक्तिगत विक्रय संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का एक अंग है, जबकि विक्रय कला केवल व्यक्तिगत विक्रय का एक पहलू है। परंतु इस अध्याय में हम विषय वस्तु के संदर्भ में व्यक्तिगत विक्रय तथा विक्रय कला में अंतर करने के लिए कोई विशेष आवश्यकता ज़रूरत नहीं होती है। अब हम आगे चलते हैं। व्यक्तिगत विक्रय या विक्रय कला की विशेषताएं या लक्षण या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर और सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग। तो सबसे पहले इसमें आता है विक्रय कला एक प्रक्रिया है। सेल्समैनशिप इज़ ए प्रोसेस। विक्रय कला की प्रथम विशेषता यह है कि यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए ग्राहकों को कुछ विशिष्ट वस्तु के लिए क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सेकंड, हम इसमें देखते हैं व्यक्तिगत सेवा और पर्सनल सर्विस। विक्रय कला एक व्यक्तिगत सेवा है, तो विक्रयकर्ता ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराता है। इसमें विक्रयकर्ता के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति देना अनिवार्य होता है। जैसे साहित्य में दो प्रकार की विक्रय कला का उल्लेख होता है। पहला व्यक्तिगत कला और दूसरा मुद्रित विक्रय कला यानी विज्ञापन। व्यक्तिगत विक्रय कला को हम विक्रय कला कहते हैं। स्वचालित माल द्वारा माल विक्रय करने को हम विक्रय कला नहीं कहते हैं। थर्ड, इसमें आता है आवश्यकताओं का निर्धारण। आवश्यकताओं के निर्धारण में विक्रय कला ग्राहकों को आवश्यकता को निर्धारण करने की एक कला है। इसके द्वारा विक्रयकर्ता यह जानने की कोशिश करता है कि ग्राहकों को की आवश्यकता क्या है और वह किस प्रकार से संतुष्ट हो सकता है। फोर्थ, इसमें आता है आवश्यकताओं की इच्छा में परिणत करने की कला। एन आर्ट टू चेंज नीड इनटू वांट। मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं तथा दिन प्रतिदिन यह आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। विक्रय कला के विक्रयकर्ता अपने भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं की प्रभावी इच्छा इफेक्टिव यानी डिमांड में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इसीलिए नॉक्स ने ठीक ही लिखा है कि विक्रय कला मानवीय आवश्यकता को मानवीय इच्छा में परिवर्तित करने की योग्यता है। नेक्स्ट, इसमें आता है माल क्रय करने की प्रेरित करने की कला। एन आर्ट ऑफ परसुइंग पीपल टू बाय गुड्स। विक्रय कला द्वारा विक्रयकर्ता माल को क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। वह अपने माल क्रय करने के लिए बाध्य नहीं करता, अपनी इच्छाओं की पूर्ति से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को स्पष्ट करता है तथा वस्तुएं क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट, इसमें आता है एक मानवीय मस्तिष्क से दूसरे मानवीय मस्तिष्क को प्रभावित करने की कला। एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग वन ह्यूमन विद माइंड विद अनदर ह्यूमन माइंड। विक्रय कला की एक यह भी विशेषता है कि यह मानवीय मस्तिष्क से दूसरे मानवीय मस्तिष्क को प्रभावित करने की कला है। इसमें विक्रयकर्ता अपने मस्तिष्क में उत्पन्न विचारों के द्वारा भावी ग्राहकों के मस्तिष्क को प्रभावित करने का प्रयास करता है। यह अपने वस्तु के संबंध में जैसा सोचता है, अनुभव करता है, ग्राहक को भी वैसा ही सोचने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें हेनरी फोर्ड ने तो यह भी लिखा है कि विक्रय कला मानवीय मस्तिष्क से दूसरे मानवीय मस्तिष्क को प्रभावित करने की कला है। विक्रयकर्ता अपने विचार बेचता है, लेकिन वह अपने भावी ग्राहकों के दृष्टिकोण से सोचना प्रारंभ करता है और वह उसे वही सब सोचने के लिए प्रेरित करता है जो वो खुद या स्वयं सोचता है। नेक्स्ट, इसमें आता है ग्राहकों की समस्या के निवारण की कला। एन आर्ट ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर्स। आधुनिक विक्रयकर्ता ग्राहकों की समस्या के निवारण में ही लगा रहता है, न कि विक्रय बाधाओं को दूर करने में। तो वस्तु स्थिति यह उत्पन्न हो जाती है कि आधुनिक समय में विक्रय कला तभी सफल हो पाती है जबकि विक्रयकर्ता अपने
ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने में रुचि लेता है। यदि उसका उद्देश्य अपने माल विक्रय करने तक सीमित है तो वह ग्राहकों को सदैव के लिए अपना नहीं बना सकेगा। फिर आता है पारस्परिक हित यानी म्यूचुअल गेन। विक्रय कला किसी एक पक्षकार के लिए नहीं, यह क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए ही पारस्परिक हित में है। इस प्रक्रिया में विक्रयकर्ता को ग्राहकों के हितों की तरह पहले सोचना चाहिए। इससे ग्राहक संतुष्ट होंगे और संतुष्टि के साथ ही विक्रयकर्ता से निरंतर लाभकारी विक्रय प्राप्त करते रहेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है क्लोजनेस ऑफ रिलेशंस, संबंधों की घनिष्ठता। विक्रय कला ग्राहकों को एवं विक्रयकर्ताओं के बीच घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात करने का आधार है। इसका कारण यह है कि विक्रय कला पारस्परिक लाभ या हित के लिए होती है और यह किसी को धोखा देकर लाभ कमाने के लिए नहीं है। अतः दोनों पक्षकारों में घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात करने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद आता है हैगलिंग। हैगलिंग यानी मोल भाव। विक्रय प्रक्रिया में मोल भाव की प्रवृत्ति सदैव से ही रहती है, किंतु आधुनिक विक्रय कला में मोल भाव की प्रवृत्ति न्यूनतम पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्राहक सदैव सही, इस विचारधारा का पालन। इट फॉलोज द कॉन्सेप्ट कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आधुनिक विक्रय कला में सामान्यतः ग्राहक सदैव सही विचारधारा का ही पालन किया जाता है। विक्रयकर्ता ग्राहकों की समस्याओं शिकायतों पर पूर्ण विचार करते हैं और उन्हें सामान्यतः सही मानकर उनकी समस्याओं और शिकायतों का निवारण करते हैं। और लास्ट है इसमें यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट यानी सार्वभौमिक विचार। आधुनिक विक्रय कला का विचार प्राय सभी देशों में सभी व्यक्तियों में अपनाया जाता है। विक्रयकर्ता के अतिरिक्त बच्चा, युवा, वृद्ध, राजनेता, श्रमिक, नेता, समाजसेवी, वकील, डॉक्टर सभी विक्रय कला किसी न किसी रूप पर निर्भर करते हैं। राजनेता जनता से वोट मांगते समय, तो वकील न्यायाधीश को अपने तर्क प्रभावित करते समय, बच्चा अपने बड़ों से अपनी इच्छा की मिठाई या खिलौना प्राप्त करने के लिए विक्रय कला का जमकर उपयोग करते हैं। बाकी सभी मानव किसी न किसी रूप में विक्रय कला का उपयोग करते हैं। संभवतः दुनिया के महान अधिनायक सम्राट भी इस कला के उपयोग से वंचित नहीं रहे होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि विक्रय कला और उसकी डेफिनेशन, विशेषताएं, लक्षण, प्रकृति क्या है। अब इसमें एक मेन चीज़ और रह जाती है कि विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय तथा विक्रय संवर्धन में संबंध, रिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजिंग, पर्सन सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय अर्थात विक्रय कला यानी सेल्समैनशिप तथा विक्रय संवर्धन प्रत्येक संस्था के संवर्धनात्मक मिश्रण यानी प्रमोशनल मिक्स के तीन बड़े अंग हैं। ये तीनों एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी परस्पर रूप से संबंधित हैं। विज्ञापन माल के वस्तुओं के बारे में अव्यक्तिगत रूप से जानकारी उपलब्ध कराता है तथा उनकी रुचि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर विक्रय कला लोगों को रुचि, इच्छाओं तथा आवश्यकताओं में परिणत करता है तथा माल और वस्तुएं क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। विक्रय संवर्धन इन दोनों क्रियाओं के लिए सहायक या पूरक की प्रक्रिया निभाता है। इन दोनों में रही कमियां और खामियों को पाटता है। इस प्रकार दोनों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में योगदान देता है। इन दोनों में आवश्यक समन्वय स्थापित करता है। इसलिए वस्तुएं विक्रय प्रक्रिया में विज्ञापन प्रथम छोर है और विक्रय अंतिम छोर। विज्ञापन ग्राहकों को माल की उपलब्धता की सूचना देता है और उनमें माल के क्रय की रुचि जागृत करता है, जबकि विक्रय कला रुचि की इच्छा और आवश्यकता में परिणत कर ग्राहकों को माल को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें माल बेचती है। किंतु विज्ञापन करने से विक्रय कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। विज्ञापन करने से ग्राहकों में केवल माल की जानकारी मिलती है तथा माल के प्रति रुचि जागृत होती है और ये रुचि भी कई कारणों से समाप्त भी हो सकती है। जब उसने विज्ञापन को देखने, पढ़ने, सुनने को मिले तो उसकी अन्य माल के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाए तब। जब विज्ञापित माल व्यापारी के पास उपलब्ध ही ना हो तब।
जब व्यापारी उस विज्ञापित माल को बेचने की बजाय किसी अन्य उत्पादक के माल को बेचने में रुचि लेने लगे तब। इस प्रकार तीनों ही परिस्थितियों में एक विज्ञापन की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है और निर्माता के विक्रयकर्ता को अपना माल देखने और बेचने का अवसर ही नहीं मिलता। ऐसी संभावनाओं को समाप्त करने यानी विज्ञापन के प्रभाव को स्थायी बनाने, व्यापारी को उत्पादक का माल बेचने के लिए तत्पर करने तथा ग्राहकों को विक्रयकर्ता तक पहुंचाने के लिए विक्रय संवर्धन एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विज्ञापन और विक्रय कला दोनों ही विक्रय के कार्य के दो छोर यानी ध्रुव कहे जा सकते हैं, या टू पोल्स हम इनको कह सकते हैं। हम बाजार में या व्यापार रूपी नदी के दो छोर या दो किनारे कहे जा सकते हैं। ग्राहक विज्ञापन छोर के किनारे पर खड़ा है तथा माल दूसरे छोर के किनारे पर। ग्राहक को माल पहुंचाने तक यानी माल बेचने के बीच की धारा वाली प्रतिस्पर्धा की नदी जो है वो उफान पर है। इस उफान में ग्राहकों को माल को क्रय करने हेतु विक्रयकर्ता तक पहुंचाने के लिए एक कारगर सेतु या पुल की आवश्यकता पड़ती है। इस सेतु पुल को ही विक्रय संवर्धन के नाम से जाना जाता है। यह सेतु उन तत्वों का बना होता है जिनके सहारे ग्राहकों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो विक्रय संवर्धन में वे प्रभावकारी आकर्षक तत्व होते हैं जिनके माध्यम से सीधा बिना भटके ही विक्रयकर्ता के पास पहुंच जाता है। इन आकर्षक तत्वों में प्रीमियम, कूपन, प्रतियोगिता, पुरस्कार, छूट आदि को सम्मिलित किया जाता है।